हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। आज हम आपकी क्लास 11th की मैथमेटिक्स के पोर्शन को सेट्स के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं। समुच्चय के द्वारा कक्षा 11 की गणित की जर्नी जो है हमारी यात्रा है, उसका हम शुभारंभ करेंगे आज। तो अब देखो, आज पहली क्लास है। जनरली पहली क्लास में क्या होता है, अगर आप 10th से 11th में है तो पहली क्लास में आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होती है। सबसे पहले टीचर आएगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा, 1 बाय 1 आप सबका इंट्रोडक्शन लेगा। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये समुच्चय, ये सेट्स कहेगा यार आपने मेरा तो इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं। तो ये बुरा नहीं माने समुच्चय वाला चैप्टर, इसलिए इसका भी इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं समुच्चय यानी सेट के इंट्रोडक्शन यानी भूमिका के ऊपर। तो देखो, जो आज सेट है वो आज एक फंडामेंटल टॉपिक बन गया है प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो सेट्स के कॉन्सेप्ट्स है, उसकी जो थ्योरी है, वो आपके काम आती है अदर ब्रांचेस मैथमेटिक्स की या अदर चैप्टर्स जो आप पढ़ेंगे 11th में भी या आगे कॉलेज लाइफ में या कहीं पर भी। लाइक आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, आप पढ़ने चले गए रिलेशन एंड फंक्शंस, आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री की स्टडी, या आप पढ़ रहे हैं सीरीज़, तो उन सब में आपको सेट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आएंगे आपके काम। वो एक फंडामेंटल बेसिक नीड है आपकी। अब हिंदी में बताऊं तो जो ये समुच्चय है, आज की जो वर्तमान गणित है, उसके अंदर ये एक मूलभूत टॉपिक बन गया है आपका। क्योंकि अगर आपको सेट के कॉन्सेप्ट आते हैं, समुच्चय के कॉन्सेप्ट आते हैं, इसकी सिद्धांत पता है, तो ये आपके जो अदर दूसरे ब्रांचेस शाखाएं हैं गणित की, अगर प्रायिकता की बात कर लो या आप ज्यामिति की स्टडी करते हो उसकी बात कर लो, मैं अनुक्रम या श्रेणी की बात कर लूँ, संबंध या फलन की बात कर लूँ, उन सब जगहों में ये आपके काम आने वाला टॉपिक है। ये थोड़े से हाई आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे हम, उनमें ये सब काम आएगा। मतलब सेट एक बेसिक एलिमेंट्री सीढ़ी है या बेस है आपका आगे की मैथ्स में जाने के लिए। तो सेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि सब कुछ हमें इससे समझ में आएगा, सब में ये टॉपिक मिलेगा आपको। आगे जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो सबके साथ आपको समुच्चय चिपका हुआ मिलेगा, सेट चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको डेवलप किसने किया, डिस्कवरी किसने की, उसकी भी चर्चा की जानी ज़रूरी है। क्योंकि किसी बंदे ने मेहनत की और हम उसका नाम ही ना लें, उसके बारे में जाने ही ना, तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई। और उतनी पुरानी बात को अगर आज भी कुछ पढ़ा जा रहा है, आज भी पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी उसके अंदर। अब देखो, मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी के ऊपर काफ़ी लोगों ने काम किया, लेकिन हम जो प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसका जो डेवलपमेंट है या उसे जो डेवलप किया है, वो हमारे एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मनी के गणितज्ञ थे, जिन्होंने वर्तमान जो मैथमेटिक्स का विकास है, वर्तमान जो हम सेट देखते हैं, समुच्चय देखते हैं, वो बताया है हमें। वो थे जॉर्ज कैंटार साहब। कैंटार साहब ने और भी बहुत सारी इन्वेंशंस की है, बहुत सारी थ्योरम्स दी है, वो हम भविष्य में पढ़ेंगे। अगर हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई जाती है। तो अब जो कैंटार साहब थे वो कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज़ के ऊपर रिसर्च और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। लाइक A1 sin x प्लस A2 sin 2x A3 sin 3x, इस तरह की जो सीरीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्रिकली, उनके ऊपर वो क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। तब उन्होंने सेट थ्योरी का डेवलपमेंट दिया, सेट थ्योरी का विकास दिया, समुच्चय सिद्धांत को विकसित किया। और वही समुच्चय सिद्धांत आज हम पढ़ते हैं। मतलब हम जो जॉर्ज कैंटार साहब 18वीं से 19वीं सदी के बीच में करके चले गए, उसे हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सोचो कितना महान आदमी होगा वो और कितनी मेहनत की होगी उसने। तो खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेट की बेसिक डेफिनेशन को, और उसमें जो ऑपरेशंस काम में आने वाले हैं उनको, फंडामेंटल थ्योरम्स को, कुछ इस तरीके से हम बढ़ेंगे आगे। हिंदी में बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं जो मुख्य मूलभूत परिभाषाएं हैं उनको, मूलभूत संक्रियाओं को और कुछ अदर चीज़ों को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कि भाई सेट की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हिंदी में बात करें तो परिभाषा, अगर आपको परिभाषा अच्छे से आती है तो आप उसके साथ लिंक बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब सेट की डेफिनेशन क्या होती है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह, वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है समुच्चय। समुच्चय कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पर सेट की, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब बात आई कलेक्शन तक, तो ठीक है, इकट्ठा कर लिया चीज़ों को, वो हो गया। आप मुझे इस चीज़ का मतलब बताओ कि ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सुपरिभाषित वस्तु हैं, या ये सुपरिभाषित क्या होता है। द वर्ड वेल डिफाइंड क्या होता है, सुपरिभाषित क्या होता है, इस पे बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि हमने इस सुपरिभाषित वर्ड का मतलब समझ लिया, इस वेल डिफाइन का मतलब समझ लिया, कलेक्शन का मतलब हम जानते हैं, तो हमने एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया कि सुपरिभाषित क्या होता है, कलेक्शन में पता है, तो हमने सेट को अच्छे से समझ लिया। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम बात करने वाले हैं उसी वर्ड के ऊपर,
जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर के अंदर, वेल डिफाइंड, यानी कि हिंदी में मैं बात करूँ तो सुपरिभाषित। अब हम इस सुपरिभाषित शब्द को, वेल डिफाइंड वर्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश वर्णमाला के अंदर या अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर स्वरों का एक संग्रह है। तो हर कोई क्या बोलेगा, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, अगर मैं किसी से भी पूछूंगा तो वो यही 5 बोलेगा। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। सपोज मैं अब राकेश से पूछता हूँ कि भाई खड़ा हो और मुझे एक चीज़ बता, कोई भी 5 अल्फ़ाबेट बता दे इंग्लिश के। तो राकेश बोला सर ए, बी, सी, डी, ई। मैंने सेम क्वेश्चन किया भाई मुकेश से कि भाई तू खड़ा हो बता दे। ये अपने भाई से बिल्कुल ही अलग, इसने बोला बी, सी, डी, एफ, जी। मैंने पूछा भाई मोनिका तुम बताओ। मोनिका बोली सर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ठीक है, तो अब देखो मैंने इन तीनों से जब पूछा वोवल्स कौन से थे, तो इन्होंने बोला सर ए, ई, आई, ओ, यू। राकेश बोला, मुकेश भी बोला ए, ई, आई, ओ, यू, और मोनिका भी बोली कि सर ए, ई, आई, ओ, यू यही होते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ तो बताओ। ठीक है, मैंने कहा भाई बैठो। फिर मैंने पूछे अलग अलग इनसे, तो राकेश बोला कि अल्फ़ाबेट 5 बोलने हैं, तो राकेश बोल गया ए, बी, सी, डी, ई। मुकेश बोला बी, सी, डी, एफ, जी, और मोनिका बोली यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो अब देखो मैंने इनको बोला कि भाई तुमसे जब मैंने पूछा कि वॉवल्स बताओ तो तुम सबका सेम आंसर था, सबका उत्तर एक ही था। लेकिन जब मैंने अल्फ़ाबेट पूछे कोई भी 5, तो तुमने सबने अलग अलग उत्तर दिया। अगर और भी कोई होता तो अलग अलग आंसर देता, मतलब आंसर किसी का भी सेम नहीं हुआ या आंसर सबका सेम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वॉवल्स पूछे तो वो आंसर सबका सेम आया, मतलब ये चीज़ सबके लिए सेम है। अगर मैं किसी से भी पूछूं तो ये चीज़ सबके लिए सेम है, मतलब पर्सन टू पर्सन अगर ये चीज़ पूछूं मैं तो ये रहेगी आपकी सेम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गई सुपरिभाषित। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, अगर पर्सन टू पर्सन सेम है तो वो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये वाली चीज़ आपकी वेल डिफाइंड है। ओके, इन पे बात करते हैं। राकेश के लिए कुछ अलग, मुकेश के लिए कुछ अलग और मोनिका के लिए कुछ अलग। सिमिलरली राम, श्याम, मोहन, किसी से भी पूछूंगा सब अलग अलग जवाब देंगे। तो ये वाली चीज़ें क्या है, पर्सन जैसे ही बदला तो पर्सन टू पर्सन में ये चीज़ें क्या हो रही है, ये चेंज हो जा रही है। हर किसी के लिए ये चीज़ क्या है, ये अलग हो रही है। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज आ गया तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो देखो ये वेल डिफाइंड भी है और ये कलेक्शन भी है। इसका मतलब ये हो गई साहब वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, मेरा सेट। इसलिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश के जो वॉवल्स हैं, उनको अगर कलेक्ट करूँ मैं तो वो एक सेट बनाते हैं। जबकि कोई भी 5 लेटर्स में उठा के कलेक्ट कर लूँ तो वो एक सेट नहीं बनाते, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन वॉवल्स जो हैं वो कोई भी पर्सन हो इस अर्थ पे या ब्रह्मांड में कहीं पर भी, उसके लिए ये 5 ही रहने वाले हैं, कोई बदलाव आने वाला नहीं है इनके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई मेरे कि वॉवल्स सबके लिए सेम है। इसका मतलब ये सेट है। ये सब में डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। ये कलेक्शन ज़रूर है, ये 5 लेटर्स का कलेक्शन है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कलेक्शन भी होना चाहिए, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। ये वेल डिफाइंड और कलेक्शन दोनों है, इसलिए ये सेट बन गया वॉवल्स वाला। ये सिर्फ कलेक्शन है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं बनेगा मेरे भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा सेट बन रहा है और कौन सा सेट नहीं बन रहा है। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं सेट को समझने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं एवरीडे लाइफ में, हमने कई एग्जाम्पल्स आज से पहले बोले भी होंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं था ये सेट है या समुच्चय है। अगर मैं बात करूँ अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो ताश की गड्डी हम खेलते हैं घरों में, तो वो जो ताश है या वो गड्डी है उसमें सब जगह 52 पत्ते होते हैं, एक जैसी होती है। तो वो क्या है, वो एक सेट है, कलेक्शन है 52 पत्तों का। आप अगर वो प्ले कार्ड खेलेंगे तो उसमें वही 52 पत्ते होंगे जो मैं प्ले कार्ड खेलूँगा उसमें होंगे। तो वो क्या हो गया, एक सेट हो गया। अगर आप क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो उसमें भी 11 प्लेयर्स होंगे, आपकी टीम में भी 11 होंगे, मेरी टीम में भी 11 प्लेयर्स होंगे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई टॉप 5 क्रिकेटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो आप टॉप 5 क्रिकेटर्स का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं मेरे से पूछूं कि मेरे टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर्स कौन से हो गए, तो मैं बोलता हूं भाई धोनी, कोहली, सचिन और रोहित और राहुल। ये मेरे टॉप 5 क्रिकेटर्स हो गए। किसी और से पूछा, उसने बोला भाई डिविलियर्स, कोहली, रैना, धोनी, सहवाग। इसी तरीके से किसी पुराने आदमी से पूछोगे तो वो कुछ पुराने प्लेयर्स बताएगा, विवियन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयर वगैरह। तो अब देखो
पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेरे लिए फेवरेट प्लेयर्स कुछ अलग हैं, आपके लिए कुछ अलग हैं, आपके साथी के लिए कुछ अलग होंगे, दूसरे देश में जाए किसी से पूछूँ उसके लिए कुछ अलग होंगे, पड़ोसी से पूछूँ उसके अलग होंगे, ठीक है। तो सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन, जैसे ही मैंने पर्सन चेंज किए या कुछ कंडीशन चेंज की तो मेरे पास जो कलेक्शन है वो चेंज हो गया। मेरे लिए ये कलेक्शन था, सपोज आपके लिए ये कलेक्शन है, मेरा ये था और कोई राम नाम का आदमी उसका कलेक्शन ये है। तो मैंने जब मेरे से राम को पूछा, मतलब पर्सन चेंज कर दिया, तो उसके बाद उसके प्लेयर्स बदल गए, उसका कलेक्शन बदल गया। तो इसका मतलब चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन है, ये वेल डिफाइन नहीं है। तो ये सेट नहीं बना, ये सिर्फ कलेक्शन है 5 अच्छे प्लेयर्स का मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वर्ल्ड कप 2011 हमने जीता था, उसकी जो हमारी फाइनल की 11 थी, 11 खिलाड़ी थे, उनका आप एक कलेक्शन बनाओ। तो आप भी वो जो कलेक्शन बनाओगे ना कि भाई गंभीर था, सचिन था, सहवाग था, कोहली था, धोनी था, युवराज था, मुनाफ पटेल और जो भी 11 प्लेयर्स थे हमारे, उन सबका आप भी वही बताओगे, मैं भी वही बताऊंगा। आप वर्ल्ड में किसी से भी पूछोगे वो उन्हीं 11 प्लेयर्स की लिस्ट देगा आपको, कोई अलग प्लेयर नहीं आएगा क्योंकि खेला ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो चीज़ पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं की, वो पर्सन टू पर्सन सेम रह रही है, तो वो एक सेट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 या फेवरेट टॉप बॉलीवुड एक्टर्स बताओ, आप कोई 3 बता दो, तो आप बताओगे भाई मैंने बता दिया अक्षय कुमार है, रणदीप हुड्डा है, या फिर सलमान खान है, या आप अलग अलग बताते रहोगे कि भाई ठीक है, या सुशांत सिंह राजपूत वगैरह हो गए। तो आप वो अलग अलग बताओगे भाई, सबके प्लेयर्स या सबके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अलग अलग होंगे फेवरेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कलेक्शन तो है लेकिन वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, आपका फेवरेट कोई और, मेरा फेवरेट कोई और, तीसरे आदमी का फेवरेट कोई तीसरा आदमी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने आदमी बदला, कंडीशन बदली, मेरा पास क्या हुआ, कलेक्शन भी बदल गया। जैसे ही पर्सन टू पर्सन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट नहीं बनेगा क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। अगर पर्सन टू पर्सन ये क्या होता, सेम रहता तो वेल डिफाइन होता, लेकिन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेल डिफाइन नहीं है। आगे बात समझ में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो मेधावी छात्र जो आपकी क्लास के अंदर है, क्या ये वेल डिफाइन है, क्या ये वेल डिफाइन कलेक्शन बनाकर सेट बन जाएगा? तो देखो ये सेट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा। आपने ये बताया नहीं कि किस चीज़ में इंटेलिजेंट है। कोई बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो सकता है, स्टडी में इंटेलिजेंट हो सकता है, पर वो पता चला स्पोर्ट्स में ख़राब है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको नहीं लेंगे क्या? कोई स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन पढ़ाई में ख़राब है, तो क्या हो गया, वो इंटेलिजेंट की श्रेणी में नहीं आएगा क्या? इंटेलिजेंट वालों में नहीं आएगा क्या? कोई बच्चा ऐसा आ गया जो इन सब को छोड़ के कंप्यूटर या क्रिएटिविटी में अच्छा है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्या? उसको भी तो लेंगे, वो किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात नहीं की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बच्चे किसी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेट नहीं बन पाएगा क्योंकि वेल डिफाइन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो इंटेलिजेंट बच्चे आपकी क्लास के जो अच्छे मार्क्स लाते हैं या अबव 80% स्कोर करते हैं, तो यहाँ एक मार्क आ गया मेरे पास में कि साहब 80% से ऊपर वाले बच्चे जो भी है ना मेरी क्लास के, उनको कलेक्ट कर लूँगा। तो वो आपके रिपोर्ट कार्ड में जिसके 80+ है या 80 है, उनको छांट के नाम लिख दिए, मैं भी वही लिखूँगा, आप भी वही लिखोगे, सब लोग वही करेंगे, तो वो क्या हो गए, वो सबके लिए सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सेट बन जाएगा क्योंकि वो वेल डिफाइन हो गया। लेकिन अगर आप अपने स्पोर्ट्स टीचर से जाकर पूछोगे कौन इंटेलिजेंट है, तो वो आपको स्पोर्ट्स के 4-5 बच्चे बता देगा। आप अपनी अलग अलग फैकल्टी से पूछोगे, टीचर से पूछोगे कौन इंटेलिजेंट है, तो वो जो अपने फैकल्टी यानी अपने विषय के अंदर या अपने सब्जेक्ट में जो बच्चा अच्छा है उनके नाम बता देगा। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वाला है, कोई क्रिएटिव माइंड है, उसको जो क्रिएटिव माइंड्स वाले टीचर है या फैकल्टी है वो अच्छा बता देंगे कि हाँ ये बच्चा अच्छा है। मतलब जैसे ही मैंने पर्सन बदला, आपके टीचर्स बदले या फैकल्टी बदली, तो पर्सन टू पर्सन में क्या आ गया, मेरे पास एक चेंज आ गया काफ़ी बड़ा। तो वो चेंज क्या कर देगा, वो चेंज ये कर देगा कि ये वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा और वो फिर सेट भी नहीं बन पाएगा। लेकिन मैंने बैरियर ला दिया था 80% वाला कि भाई 80% से अबव वाले बच्चे हैं उनका कलेक्शन क्लास में, और मैंने उनको इंटेलिजेंट बोल दिया। तो अब बात आई कि भाई कोई सा भी टीचर हो आपका, वो 80% जिसका रिजल्ट देखेगा उसी का बताएगा कि जिसके भाई पेपर में 80% नंबर है उनका कलेक्शन। तो आपकी कोई भी फैकल्टी हो या आपका कोई भी दोस्त हो, कुछ भी हो, वो क्या करेगा, वो उन्हीं बच्चों को कंसिडर करेगा जो 80 से ऊपर वाले हैं। तो ये तो हो जाएगा वेल डिफाइन, और वेल डिफाइन है और कलेक्शन है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका सेट। लेकिन ये कलेक्शन तो हो जाएगा वो बच्चों वाला, लेकिन वो सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंसी किस चीज़ में है ये डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पता चल गया पूरा कि 80% नंबर वाली इंटेलिजेंसी पूछी है ये,
तो वो आपका ऐसे डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइन जो कलेक्शन होता है उसे सेट कहते हैं। एक वेल डिफाइन होना चाहिए, सबके लिए वो एक ही तरीके से डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी उसको डिफाइन करता है, मैं करूँ, आप करूँ, चाहे कोई और करे, तो सब एक तरीके से ही डिफाइन करें, सब एक ही बात बताएं उसके बारे में, ठीक है। या एक ही बंदे को कंसिडर करें, या एक जो बंच ऑफ बंदे हैं या बंच ऑफ नंबर्स हैं उन्हीं को कंसीडर करें, ठीक है, सब लोग। लेकिन जब सब लोग अलग अलग चीज़ें बताने लग जाएंगे या अलग अलग चीज़ें हो जाएगी सब में, तो वो क्या हो जाएगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ क्या हुआ था, हमने अलग अलग फैकल्टी से पूछा तो बच्चे अलग अलग बताए सपोज, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है आपका सेट। तो बच्चों यहाँ पर हम एक और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी तक हमने थ्योरेटिकल एग्जाम्पल लिए थोड़े से, जिनमें थ्योरी आ रही है और थोड़ा समझाने वाला पोर्शन ज़्यादा है। अब हम थोड़ा सा अर्थमेटिक, थोड़ा सा मैथ्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब नंबर्स वाला, क्योंकि हमें जो 10th तक पढ़ा उससे लगता है नंबर्स जैसे ही आते हैं ना हमारे साथ में, हमें थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा पारिवारिक माहौल लगता है समझने की दृष्टि से। अपने थ्योरी और सब कुछ आपको परमानेंट समझ में आएगा अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण के हल ये सेट होंगे या नहीं होंगे ये बताना है आपको। और समीकरण आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आपको ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे या इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके सेट होंगे या नहीं होंगे, आपको ये बताना है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कलेक्शन में तो आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई 2-3 आएंगे तो कलेक्शन तो बन गया, लेकिन वो वेल डिफाइन है या नहीं है ये चेक करना है। अगर वो वेल डिफाइन हो गए तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, समुच्चय हो जाएंगे। सुपरिभाषित नहीं तो वो समुच्चय नहीं होंगे बच्चा। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो इस इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम बचपन में हमने एक मेथड पढ़ा था, क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। मध्य पद को तोड़ना, क्या पढ़ा था, मध्य पद तोड़ना या विलय करना, जो भी आपने पढ़ा हो, ठीक है, ज़्यादा हिंदी में नहीं जाते। तो अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विचलन क्या होता था या तोड़ना क्या होता था, तो इसमें देखो ये जो मिडिल टर्म होती थी ना, इसको दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना होता था या दो ऐसे पार्ट में तोड़ना होता था, जिनको क्या करें, जिनको अगर ऐड करें तो वापस मेरे को मिले माइनस 5x ही, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें आपस में दोनों पार्ट्स को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे मिलना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर। तो मुझे ऐसे पार्ट्स दो तोड़ने हैं जिनको वापस ऐड करने पे माइनस 5x और मल्टीप्लाई करने पे आए मेरे पास 6x स्क्वायर। अब देखो मैंने लिया भाई माइनस का 3x और माइनस का 2x। अब इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो माइनस 3 और माइनस 2 हो जाएंगे माइनस का 5x, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से किया तो 6, x को x से किया तो क्या हो गया x स्क्वायर, और माइनस को माइनस से किया, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये प्लस का 6x स्क्वायर। तो मतलब प्लस 6x स्क्वायर भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, और वापस ऐड करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 5x भी। तो यहाँ पर मेरे जो मिडिल टर्म के स्प्लिट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस 3x और माइनस का 2x। तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। देखो इतना डिटेल से और बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे का लेवल एक नहीं होता, और सब बच्चे बोल भी नहीं पाते शंका के कारण, और ये तो वैसे भी रिकॉर्डेड लाइव वीडियो है तो इसमें तो वैसे भी नहीं बोल पाएंगे। तो हर स्टैंडर्ड के बच्चे के डाउट्स क्लियर हो जाएं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, 0 to हाई चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने x कॉमन लिया, अंदर बचा x, इसमें से भी x कॉमन तो अंदर बचेगा माइनस का 3। अब मुझे इधर भी x माइनस 3 बनाना है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ कि x माइनस 3 बन जाए, तो मैं देखो बाहर ले लेता हूँ एक बार माइनस का 2 कॉमन। जैसे मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x, ठीक है, और माइनस का 3। अब देखो इसको वापस चेक भी कर सकते हैं, खोलेंगे तो वापस ये माइनस का 2x और ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 6, मतलब वापस ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने सही किया है, ये एक रिवर्स चेक हो गया। तो अब देखो ये हो जाएगा x माइनस का 2 और x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 एक बार 0 के इक्वल होगा और एक बार x माइनस 3 है वो 0 के इक्वल होगा। तो मेरे पास x आ जाएगा 2 और x आ जाएगा 3। मतलब इस इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन हो गए, कौन कौन से, 2 और 3। इस समीकरण के दो हल आ गए, कौन कौन से, 2 और 3। जो ये सॉल्यूशन, जो ये हल आए हैं, ये वेल डिफाइन है या नहीं है, आप ही बताओ।
आप भी ऐसे ही सॉल्व करते, या आप मान लो श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा के सॉल्व करते, या आप और किसी मेथड से सॉल्व करते, तो आपका आंसर 2 और 3 ही आएगा। मैं किसी को भी ये इक्वेशन दे दूँ, 100 बच्चों में दूँ, 200 में दूँ, या पूरी दुनिया को दे दूँ, वो इसका आंसर 2 और 3 ही निकालेगी। मतलब सबका आंसर सेम आ रहा है। एक तरीके से ये वेल डिफाइन हो गया, क्योंकि सबके लिए ये चीज़ सेम रह रही है, चाहे मैं निकाल रहा हूँ, चाहे आप बच्चे निकाल रहे हैं, या कोई और टीचर निकाल रहा है, या कोई और स्टूडेंट निकाल रहा है, सबके लिए 2 और 3 ही आने वाला है। तो ये वेल डिफाइन है, तो ये वेल डिफाइन हो गया। और ये 2 है तो ये कलेक्शन भी है, तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या होता है, हमारा सेट होता है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का 2 और 3, इस इक्वेशन का हल जो है, इस समीकरण का हल 2 और 3, ये क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया बच्चा सेट। सेट को हिंदी में बोलते हैं हम समुच्चय। तो इस तरीके से हम समुच्चय पता कर सकते हैं कि ये सेट होता है या समुच्चय होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बेसिक जो सेट्स होते हैं उनकी एक फील मैंने आपको दे दी। समुच्चय क्या होता है इसकी एक फील, थोड़ी सी जानकारी, अंदर कुछ समझ में आया होगा। हमने अभी तक वही पढ़ा है, अभी हम इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन देख ली सेट की, उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। बच्चों रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि दर्शाया कैसे जाता है, सेट को कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो देखो सेट्स को कैसे दर्शाया जाता है, एक इस तरीके के ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है, ये करली ब्रैकेट्स हो गए, इनका यूज़ किया जाता है। मंझला कोष्ठक जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है इस तरीके से। अब हम अपना वही पुराना वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं, कौन सा, वॉवल्स वाला, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू, ये पूरा का पूरा एक सेट हो गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, हमारा सेट हुआ। अब देखो ये जो ए ई आई ओ यू है ना, ये क्या होते हैं, ये इसके मेंबर्स हैं, इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो इसके मेंबर हो गए। ये पूरा सेट हो गया और ये इसके मेंबर्स हो गए। जैसे आपकी फैमिली है या आपका घर है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं, आपके भाई बहन, चाचा ताई मौसी जो भी हैं, वो सब क्या होते हैं, वो आपके मेंबर्स हैं। वो आपके घर में रह रहे हैं तो आपके फैमिली के अंदर रहने वाले फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये मान लो एक फैमिली है, यहाँ से यहाँ तक कि इसके अंदर ये इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो ये क्या हो गए, मेंबर्स हो गए। और ये मेंबर्स किसके हो गए, ये मेंबर्स हो गए सेट के, तो इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट। ये मेंबर्स हो गए सेट के, क्योंकि ये सेट में आ रहे हैं। अगर फैमिली में आते तो फैमिली मेंबर, ये सेट में आ रहे हैं तो सेट के मेंबर्स। इनको एक और चीज़ बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। देखो एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं अवयव। तो ये हो गए समुच्चय के अवयव, ठीक है। और वही हो गया, ये क्या हो गए, समुच्चय के सदस्य भी इनको बोला जाता है, समुच्चय के सदस्य, ठीक है। और एक और नाम इनके लिए बोला जाता है क्या, हमने ऑब्जेक्ट्स का नाम पढ़ा था, डेफिनेशन में ही हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था, तो इनको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, समुच्चय की वस्तुएं, ये भी इनका नाम है। अब देखो जो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट कह लो, चाहे मेंबर ऑफ सेट कह लो, चाहे एलिमेंट्स ऑफ सेट कह लो, ये सिनोनियम्स हैं। ये क्या है, पर्यायवाची हैं। समुच्चय की वस्तुएं, समुच्चय सदस्य, या फिर समुच्चय के अवयव, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब यही है, इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एक की बात करूँ तो वो सेट का सदस्य है, सेट का मेंबर है, उसको मैं एलिमेंट ऑफ सेट भी बोल सकता हूँ, उसको मैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेट भी बोल सकता हूँ, समुच्चय का अवयव भी बोल सकता हूँ, समुच्चय का सदस्य भी बोल सकता हूँ, समुच्चय की एक वस्तु भी बोल सकता हूँ। तो ये हो गया कि भाई इन अंदर वालों को क्या कहते हैं बेसिकली। अब जो ये सेट है, इसको इतने बड़े को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इतने बड़े को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। मैंने इसको कैपिटल ए मान लिया सपोज, तो नेक्स्ट टाइम जब उस क्वेश्चन में या उसी जगह पर मैं दोबारा शो करूँगा तो मुझे बस कैपिटल ए लिखना है जनरली, तो उसका मतलब अपने आप ये पूरा सेट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और जो सेट्स होते हैं इस तरीके के, उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ए लिखेंगे, बी लिख दिया हमने, एक्स लिख दिया हमने, वाई लिख दिया हमने, जेड लिख दिया। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सेट्स के एलिमेंट्स की, इस सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, ए बी सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड जेड। ये सब स्मॉल लेटर्स लिखेंगे तो उसका मतलब है जो एलिमेंट्स हैं, सेट्स के अंदर वाले सदस्य, एलिमेंट्स ऑफ सेट, सदस्य, समुच्चय के अवयव, ठीक है। और जो कैपिटल होंगे, कैपिटल लेटर्स पूरे के पूरे समुच्चय को व्यक्त करेंगे, इस पूरे समुच्चय को व्यक्त करेंगे, इस पूरे समुच्चय को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर काम में लेते हैं, ये बात समझ में आई। और जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, ये ए ई आई ओ यू या कोई भी अदर सेट के अंदर अदर एलिमेंट होगा, उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के स्मॉल लेटर्स काम में लेते हैं, ठीक है। स्मॉल जो हमारी छोटी वाली ABCD होती है
उसको काम में लेते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सेट को दिखाने के लिए बड़े लेटर्स, एलिमेंट्स को दिखाने के लिए छोटे लेटर्स, और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, मेंबर ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय की वस्तुएं, समुच्चय के सदस्य, समुच्चय के अवयव, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ये पर्यायवाची होते हैं, ये सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको एक तरीके से दर्शाना आ गया कि ये सेट कैसा होता है या इसे कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी हमने एक प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, कौन सा, वॉवल्स वाला। तो मैं उसे वापस लिखता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का सेट है, समुच्चय है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स जो है उसका सेट हो गया ये। तो अब मैं बात करूं, जो ये ए है, इस ए की बात करूं तो ए क्या है? ए इस कैपिटल्स वाले सेट ए का अवयव है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए कैपिटल ए का अवयव है। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैंने बताया था कि पूरे सेट को एक कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो ए है, ये वाला ए, ये इस सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। ये जो ए है, ये इस ए वाले समुच्चय का क्या है? अवयव है। यहाँ लिख लीजिए, समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, तो ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अब मैं इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ये तो मैंने एक थ्योरेटिकली लाइन लिख दी, लेकिन मैथ्स में हम सिम्बल्स और संकेतक, यानी सिंबल यानी संकेतक का काम में लेते हैं। तो अब सिंबल में कैसे लिखेंगे या संकेत में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए देखो, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, या तो मैं लिख दूं ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? ये वाला ए जो है इस कैपिटल ए में है, या ये ए इस कैपिटल ए से बिलोंग करता है। आप बोलोगे, या आपसे कोई रिश्तेदार पूछता है बेटा कहाँ से हो, तो आप बोलते हो ना मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, या मैं ऐसे बिलोंग करता हूँ। तो ये वही वाला बिलोंग है, उसी मतलब का है। लेकिन मैथमेटिकली एकदम प्योर मैथ्स में कैसे लिखेंगे? ए एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये जो ए है, ये इस सेट का एलिमेंट है। और इसको क्या बोलते हैं? ये ई जैसा साइन दिख रहा है ना, ये ई का साइन या ऐसा, इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन। ये जो ई जैसा साइन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। देखो हिंदी में भी इसको एप्सिलॉन ही बोलते हैं। मैं हिंदी में भी आपके लिए लिख देता हूँ, एप्सिलॉन ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में भी, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन ए। ठीक है, मतलब ये वाला जो स्मॉल ए है वो इस कैपिटल ए का क्या है? एलिमेंट है। इसका मतलब हो गया ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, लिखेंगे ऐसे, ए समुच्चय ए का अवयव है। अब अगर मैं बात करूँ बी की, जो हमारा लेटर बी है अल्फ़ाबेट के अंदर ही, तो बी के लिए मैं क्या करूँगा? एलिमेंट ऑफ ए थोड़ी लिखूँगा। क्यों? क्योंकि बी ए में थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि ए क्या है? ए तो वॉवल्स का सेट है, स्वरों का है। लेकिन बी क्या है? बी तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो ये इस सेट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या लाइन बन जाएगी? यहाँ बन जाएगा बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, नहीं है। यहाँ आ जाएगा बी इजंट एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, जो हमने ये एप्सिलॉन लिखा था ना, इस एप्सिलॉन को ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बी डजंट बिलोंग टू ए, मतलब बी ए से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि ए में बी नहीं आएगा। सिमिलरली मैं सी की बात करूँ तो सी के ऊपर भी यही लगेगा, सी डजंट बिलोंग्स टू ए। डी की बात करूँ तो उसमें भी लगेगा डी डजंट बिलोंग्स टू ए। लेकिन मैं ई की बात करूँ तो ई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब जो ए है ना, उसमें ई बिलोंग कर रहा है। देखो ए में क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना, तो इसको ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। ठीक है, कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अदर को भी कर सकते हैं, आई एलिमेंट ऑफ ए, ओ एलिमेंट ऑफ ए, आप यू एलिमेंट ऑफ ए कर सकते हैं। लेकिन क्या जेड एलिमेंट ऑफ ए होगा? नहीं होगा, क्योंकि जेड क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसलिए हमने एप्सिलॉन लगा के उसको काट दिया। इसका मतलब क्या हो गया? जेड डजंट बिलोंग टू ए, जेड ए में बिलोंग नहीं करता है, जेड ए का अवयव नहीं है, Z इज़ नॉट या डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि एलिमेंट ऑफ क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, अवयव को कैसे लिखा जाता है, एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो ये एक बेसिक लिखने का तरीका है, सिंबल्स के रूप में, संकेतकों के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, ये बताया है मैंने आपको। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका आज का जो है सेट के ऊपर वीडियो था, समुच्चय के ऊपर ये वीडियो था, बेसिक इंट्रोडक्शन का, ये समाप्त हुआ, ये ख़त्म कर दिया है हमने। आज हमने देखो क्या पढ़ा, उसको हम छोटा सा एक ब्रीफ समरी कर लेते हैं उसकी। हमने सबसे पहले सेट की स्टार्टिंग की, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी भूमिका क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने सेट की डेफिनेशन उठाई, समुच्चय की डेफिनेशन उठाई। वो क्या थी? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट या इज कॉल्ड द सेट। समुच्चय
क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह होता है, उसे हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है। फिर हमने जो ये सुपरिभाषित शब्द था, वेल डिफाइंड जो वर्ड था, उसको समझने के लिए 2-3 अच्छे एग्जाम्पल्स लिए, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले एग्जाम्पल लिए और उस सुपरिभाषित वेल डिफाइंड वाली चीज़ को हमने अच्छे से समझा। उसके बाद में हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसे लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट यानी अवयव क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट यानी सदस्य क्या होते हैं समुच्चय के, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट समुच्चय के ग्रुप समुच्चय की वस्तुएं क्या होती है, इनके बारे में पढ़ा। ये पर्याय होते हैं, एक दूसरे के सिनोनियम्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ इक्वेशंस थे। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई भी समस्या रही हो या कोई भी आपको डाउट आ गया हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं विदिन 24 to 36 आवर्स आपको उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस देखते रहें और पढ़ते रहें सेट थ्योरी के ऊपर, सेट्स के ऊपर। आपको इसी तरीके से आगे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ नए वाले वीडियोज़ मिलने वाले हैं, जिसे पढ़कर आपको लगेगा कुछ नया सीख रहे हैं आप। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।